उसे शुरू से ही पाब्लो के आकार को देखकर एक अनुभूति आई थी और यह सही निकली। पहली बार जब उसने पाब्लो को देखा था, उसे डेजावू जैसा लगा क्योंकि उसने अपने पिता के साथ ड्वार्फ को लेयर रिपेयर का काम करते हुए देखा था। ड्वार्फ एक बुद्धिमान नस्ल है। ये जानते हुए उसने अपने पिता से पूछा कि क्या उनका शोषण करना ठीक है। जनलोसा ने कहा कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि यह उनके लिए कमीशन है जो उन्होंने पीढ़ियों से उनके साथ किया है। इसे ही बाइंड ऑफ ब्लड कहते हैं। और उसे इसके बारे में रिसर्च करने पर सिर्फ एक ही रिकॉर्ड मिला जिसमें लिखा था कि पूरी ड्रैगन रेस लगभग विलुप्त हो गई थी ड्वार्फ की वजह से। इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिली। उसने सोचा यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन अगर ड्वार्फ की गलती से शक्तिशाली ड्रैगन नस्ल लगभग विलुप्त होने वाली थी, तो उसे उन पर सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है। पाब्लो लड़खड़ाते हुए बोलता है कि वह पास ना आए। वह पाब्लो से पूछता है कि क्या यह सच है कि ड्वार्फ ने अपने खून में ड्रैगन नस्ल का भय स्थापित कर दिया है। फिर वह पाब्लो से कहता है कि अब से वह उसका सेवक होगा। पाब्लो चिल्लाता है, नहीं। फिन ने सोचा कि उसके मास्टर लुइस ने बिना श्रम के पाब्लो को सेवक कहा। 1 मिनट बाद ही पाब्लो रोते हुए और बड़ी सांस लेते हुए उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। वह पाब्लो से कहता है कि यह सब जीवन में होता रहता है। ठीक है। फिर वह पाब्लो से पूछता है कि इस साल वह कितने साल का हुआ है। पाब्लो बोलता है कि उस साल वो 50 साल का हो गया था। वह पाब्लो से कहता है कि वह अभी बहुत छोटा है और वह 250 साल का है। पाब्लो यह सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि अगर वह 250 साल का है, तो वह अभी एक हैचलिंग है। लेकिन वह गुस्से में चिल्लाता है और पाब्लो से पूछता है कि वह उसे हैचलिंग क्यों कह रहा है। वह तो एक शक्तिशाली और बुद्धिमान ड्रैगन है। पाब्लो लड़खड़ाते हुए पूछता है, क्या ऐसा है? वह गुस्से से कहता है, हाँ। फिर वह पाब्लो के पास आता है और बिना किसी हिचकिचाहट के कहता है कि वह 10 साल के लिए उसके अंदर काम करेगा। पाब्लो हैरान हो जाता है और यह बात मान नहीं पाता। वह उसे समझाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल, हो सकता है ये कम भी हो सकते हैं। और जब उसका काम खत्म हो जाएगा तब वह मुक्त हो जाएगा। पाब्लो उससे पूछता है कि उसे किस तरह का काम करना है और वह जवाब देता है कि उसका काम कुछ और नहीं बल्कि विश्व शांति के लिए उन्हें घर वापस पहुंचाना है। इस पर पाब्लो भ्रमित हो जाता है और पूछता है कि विश्व शांति का उन्हें घर पहुंचाने से क्या लेना देना है। वह पाब्लो से पूछता है कि क्या वह सही है, कि वह जानता है कि उसने ये किन्हें कहा। पाब्लो जवाब देता है कि वे ड्रैगन हैं और वे हैचलिंग हैं। वह कहता है कि वह सही कह रहा है और पाब्लो से पूछता है कि क्या उसने उस कहानी के बारे में सुना है जिसमें एक नाइट ड्रैगन हैचलिंग को मार देता है और खुद को ड्रैगन स्लेयर कहता है। फिर वह पाब्लो से कहता है कि इसे पिता ड्रैगन, जिसने अपना बच्चा खोया, वो गुस्से से अंधा हो गया था और उसने एक पूरे राज्य को नष्ट कर दिया था। पाब्लो डरपोक अंदाज में पूछता है कि क्या यह कहानी सच है। वह जवाब देता है कि जब जानवरों के बच्चों को नुकसान पहुंचता है तो जानवर भी गुस्सा होते हैं। फिर वह पाब्लो से पूछता है कि क्या वह सोचता है कि ड्रैगन बस चुपचाप बैठे रहेंगे, खासकर अगर वे माता पिता 2-0 क्लास के ड्रैगन हैं जिन्होंने असेंशन लेवल प्राप्त कर लिया है। इस पर पाब्लो आश्चर्यचकित रह जाता है और समझ जाता है कि दुनिया एक खतरनाक आपदा का सामना करेगी। फिर वह पाब्लो से पूछता है कि क्या उसे अब समझ आया, जिस पर पाब्लो हाँ कहता है, लेकिन पूछता है कि वह कैसे उसे ऐसा महत्वपूर्ण काम सौंप सकता है। इस पर वह भौंचक्का रह जाता है। वह जानता है कि यह इसलिए था क्योंकि पाब्लो पहला व्यक्ति था जो उसकी नज़र में आया था और जिसे आसानी से संभालना मुमकिन लगा था। लेकिन वह जवाब देता है कि यह इसलिए था क्योंकि पाब्लो को खासकर चुना हुआ था। पाब्लो पूछता है कि उसका चुना हुआ होने से क्या मतलब है। वह आत्मविश्वास से उसे बताता है कि उसके मजबूत कंधे और तंदुरुस्त शारीरिक बनावट इतनी मजबूत लगती है कि अगर वह उन पर लुढ़क भी जाए तो वे नहीं टूटेंगे। उसकी निर्भीक स्पिरिट और हर किसी को चुनौती देने वाली कार्रवाई से कैसे कोई सामना कर सकता है। और एक नज़र से ही वह देख सकता है कि उसके पूरे शरीर से वफादारी उमड़ रही है। ड्वार्फ ब्लड के साथ विश्वासघात की कोई आशंका नहीं है। फिर वह पाब्लो से पूछता है कि क्या वह वास्तव में ड्रैगन द्वारा चुने जाने के लायक नहीं है। वह सोचता है कि पाब्लो सर्वोच्च सेवक है। वह पाब्लो से कहता है कि जैसा कि वह जानता है, यह उसके लिए भी जीवन भर का अवसर है और उसे सोचना चाहिए कि यह सिर्फ एक हैचलिंग नहीं, बल्कि 3 है। इसीलिए अगर वह उन हिरन जैसे नन्हे हैचलिंग्स को सुरक्षित घर वापस भेज सकता है, तो उनके माता-पिता उसके प्रयासों को अनदेखा नहीं करेंगे। फिन डरी हुई थी जब उसने कहा कि वे जवान हिरन हैं और वह पाब्लो से कहता है कि उसके लिए उसकी कल्पना से परे अद्भुत इनाम प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे पाब्लो उत्साहित हो जाता है। फिर वह पाब्लो से पूछता है कि क्या यह उसे कुछ आत्मविश्वास नहीं देता था कि उसे चुना गया था? जिस पर पाब्लो जवाब देता है कि हाँ, देता है। फिन सुनती और ये सब कुछ देखती है और सोचती है कि लुइस शानदार है। वह पाब्लो से पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि वह उनके साथ आ रहा है, जिस पर पाब्लो जवाब देता है, हाँ।
वह पाब्लो से फिर पूछता है कि क्या उसे इसका अफसोस नहीं होगा और पाब्लो जवाब देता है कि नहीं होगा। वह विजयी मुस्कान बनाता है और अचानक एक चमकीली रोशनी पाब्लो के चारों ओर लपेट जाती है। फिर उसके हाथों पर जंजीरें आ जाती हैं जिससे पाब्लो घबरा जाता है और पूछता है कि यह क्या है। लेकिन वह बस पाब्लो से पूछता है कि वह क्या कहना चाहता है और समझाता है कि इसका मतलब है कि वह खुद पर लगाम लगा रहा है, जिससे पाब्लो डर जाता है और पूछता है कि वह क्या कहना चाहता है। वह उसे समझाता है कि यह उनकी प्रजाति पर लगाए गए रक्त के बंधन है और एक ड्रैगन के सामने की गई किसी भी प्रतिज्ञा का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। पाब्लो पूछता है कि अगर प्रतिज्ञा टूट जाए तो क्या होगा, और वह जवाब देता है कि कुछ खास नहीं। फिर वह उसे सजा के बारे में बताता है। कुछ देर बाद सेल के कमरे में पाब्लो एक तरफ लटका हुआ था। वह यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह वंश को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। वह गुस्से से पाब्लो से पूछता है कि वह अभी भी क्यों उदास है और उसे याद दिलाता है कि जब तक वह अपनी प्रतिज्ञा निभाता है तब तक कोई समस्या नहीं होगी। पाब्लो उससे पूछता है कि क्या वह इसके बारे में पक्का है, जिस पर वह गुस्से में पाब्लो पर चिल्लाता है और कहता है कि उसने उसे पहले ही बता दिया है और अगर वह वाकई उस पर विश्वास नहीं करता है तो वह किसी और बौने से पूछ ले। फिर वह पाब्लो को जुड़वा बच्चों से मिलवाता है और बताता है कि उसका नाम पाब्लो है। जुड़वा बच्चे उससे मिलते हैं और उत्साहित होकर कहते हैं कि वह एक विशाल बौना है और उन्होंने पहले कभी इतना लंबा बौना नहीं देखा। वह पाब्लो से पूछता है कि वह इतना लंबा कैसे हो गया, क्योंकि वह मिश्रित खून का होने के कारण इतना लंबा नहीं होना चाहिए था। पाब्लो ने जवाब दिया कि वह सही कह रहा है और समझाया कि जब वह छोटा था तब वह अपने सभी साथियों से छोटा था। वह सोचता है कि यह करीब 20 साल की उम्र के आसपास की बात है। उस समय उसने कुछ फल खाए थे, जिससे वो 10 दिन तक बीमार रहा था। लेकिन जब वह उठा, तो वह और मजबूत और लंबा हो गया था, जिससे वह हैरान हो गया था। वह पाब्लो से पूछता है कि वह फल कैसा दिखता था। पाब्लो जवाब देता है कि वह एक अजीब दिखने वाला फल था और उसे लगता है कि वह हड्डी के आकार का था, जिससे वह बिल्कुल हैरान हो गया। वह तुरंत अपनी किताब खोलता है और एक पन्ने पर उस फल का नाम ग्रो फ्रूट देखता है। उसके गुण हैं पानी, उसकी दुर्लभता उच्च है, उसके प्रभाव बिना किसी साइड इफेक्ट्स के हाइट को बढ़ाना है और उसकी विशेषताएं ये हैं कि वह एक जल आधारित औषधि है जो ठंड को पोषक तत्व के रूप में अवशोषित करके बढ़ती है। इसमें औसतन 3 से 4 फल बिना खिले उत्पन्न होते हैं और यह 250-300 साल की वृद्धि के बाद सबसे अधिक प्रभावी होता है। फिर वह पाब्लो को दिखाता है और पूछता है कि क्या यही वह फल है, जिस पर पाब्लो हाँ कहकर बताता है कि यही वह फल है जिसे उसने खाया था। वो सोचता है कि यही वह है और खतरनाक ढंग से हंसता है और सोचता है कि अगर वह उस फल को खाएगा तो वह उन जुड़वा बच्चों से बदला ले सकता है जो हमेशा उसकी छोटी लंबाई का मजाक उड़ाते हैं। पाब्लो उसे बताता है कि वो अपने साथियों को बता देगा कि वह जा रहा है, लेकिन वह पाब्लो को रोक देता है, जिससे पाब्लो घबराकर पूछता है कि क्यों। वो पाब्लो से कहता है कि घर वापस लौटना अभी के लिए रुक जाएगा और अभी उनकी प्राथमिकता है ग्रो फ्रूट। जुड़वां बच्चे उसकी दृढ़ता सुनकर उत्साहित होकर उसके पास दौड़ते हैं और ग्रो फ्रूट के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं। हालांकि उसने सोचा कि ग्रो फ्रूट सिर्फ उसका ही दावा करने योग्य है और उसने जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया। पाब्लो लड़खड़ाते हुए बताता है कि एक छोटी सी समस्या है, जिससे वह गुस्से में पूछता है कि समस्या क्या है। पाब्लो समझाता है कि पेड़ की जगह पर एक बर्फीले ऑर्क के समूह ने कब्जा कर लिया है, जिससे वहां पहुंचना मुश्किल हो गया है। वो पाब्लो की चिंताओं को बेकार बताकर उसे नजरअंदाज करता है और कहता है कि वे सीधे पेड़ की तरफ जाएंगे और यदि कोई रुकावट आती है तो वह उसे निपट लेगा, जिससे पाब्लो परेशान हो जाता है। पहुंचने पर वह पहाड़ी की छोटी से नीचे का इलाका देखता है और पाब्लो से पूछता है कि क्या पेड़ नीचे है। पाब्लो पुष्टि करता है और बर्फीले ऑर्क के शिविरों की ओर इशारा करता है। उसने बताया कि शुरू में शिविर छोटा था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उसमें सैकड़ों लोग आ गए हैं। जब पेड़ की सही जगह बताने को कहा गया तो पहले पाब्लो घबरा गया और डरते हुए बताया कि अगर उसे याद है तो शायद वह पेड़ ऑर्क कैंप के बीच में ही है। इस खुलासे से वह बहुत हैरान रह गया और चिंतित होकर चिल्लाया कि शायद ऑर्क ने पेड़ को नष्ट कर दिया होगा। पाब्लो ने उसे आश्वस्त किया और समझाया कि पेड़ एक भूमिगत गुफा में छिपा हुआ है जिसे ऑर्क नहीं देख सकते, जिससे उसकी चिंता दूर हुई। वह राहत महसूस करके सोचने लगा कि यह भाग्यशाली है और जुड़वां बच्चों को बुलाया, जिन्होंने उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दी। फिर वह पहाड़ी से नीचे फिसल गया और जुड़वा बच्चों को साहसिक यात्रा शुरू करने के लिए उत्साहित किया, जिस पर वे उत्सुकतापूर्वक सहमत हुए और उसके पीछे चल पड़े। पाब्लो चिंतित होकर उनके पीछे चिल्लाया और चेतावनी दी कि बर्फीले ऑर्क साधारण ऑर्क से कई गुना मजबूत होते हैं और उन्हें किसी योजना की जरूरत है। फिन ने पाब्लो को आश्वस्त किया, जिससे वह और भी घबरा गया। फिन ने पाब्लो को फटकारा और पूछा कि क्या वह उन्हें बस बच्चे समझता है और उससे उनकी ताकत को स्वीकार करने को कहा।
उसने समझाया कि उनका ड्रैगन से आदर और डर उनकी अतुलनीय शक्ति से आता है, जिसके कारण ड्रैगन को पृथ्वी पर सबसे भयंकर प्राणी माना जाता है। जैसे ही वे कुछ बर्फीले ऑर्कों के पास पहुंचे, तो कुछ ऑर्क उनकी आवाज सुनकर पीछे मुड़े और उन्होंने उसके दृढ़ संकल्पित चेहरे और जुड़वा बच्चों को देखा, जिससे वे आश्चर्यचकित और डर गए। जुड़वा बच्चे घबराए हुए ऑर्कों की ओर कूद पड़े और केन ने अपनी तलवार से एक ऑर्क को मार गिराया। इस नज़ारे से बाकी बर्फीले ऑर्क हैरान रह गए और उन्होंने चुनौती देने के लिए खड़े होने की कोशिश की, लेकिन केनी उत्साहपूर्वक उनके सामने आ गई और उन्हें करीब आने का इशारा किया। लेकिन बर्फीले ऑर्क भाग खड़े हुए। जुड़वा बच्चों ने उनका पीछा किया और मजाक उड़ाते हुए पूछा कि वे कहाँ भाग रहे हैं, जिससे पाब्लो हैरान रह गया और विश्वास नहीं कर पा रहा था। फिन ने उसे समझाया कि वे ड्रैगन हैं। पाब्लो ने स्वीकार किया कि ड्रैगन्स में वास्तव में अतुलनीय शक्ति होती है, लेकिन उसने यह भी नोट किया कि बर्फीले ऑर्क के बारे में यह जाना जाता है कि वे इतनी आसानी से नहीं भागते। फिन ने एक कहावत का उल्लेख करते हुए जवाब दिया, जिसमें स्थिति को सांप के सामने चूहे की स्थिति से मिलाया गया है। इसका इशारा था कि ऑर्क एक सर्वोच्च शिकारी की उपस्थिति में बिल्कुल उसी तरह व्यवहार कर रहे थे जैसा उनसे उम्मीद की जाती है। उसने बताया कि चाहे कितना भी हिंसक बर्फीला ऑर्क हो, जब वह सर्वोच्च शिकारी के आमने सामने होगा, तो उसमें आत्मसमर्पण की एक भावना पैदा होगी, क्योंकि एक ड्रैगन के महान ओरे के कारण उसके विचार ही ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे कि वह अपनी जगह पर खड़ा रहे। पाब्लो को तब समझ आया कि ड्रैगन से पैदा होने वाला भय उनकी इच्छा शक्ति को क्षीण कर सकता है और उनके सामने खड़े होने भर से उन्हें भय में डाल सकता है। फिन ने बताया कि इंसानों ने इस घटना को देखा है और चूंकि ड्रैगन अभी छोटे हैं, इसलिए उनके ओरे से ही बहुत अधिक शक्ति महसूस की जा सकती है, जो दूसरी स्टेज में उनके बदलने के बाद और भी बढ़ जाएगी, जिससे बर्फीले ऑर्कों को पूरी तरह से नष्ट होने का खतरा हो सकता है। अचानक डाकुओं के लीडर ने पाब्लो और फिन की ओर दौड़ लगाई। अव्यवस्था से बचने के लिए फिन तुरंत पाब्लो के फर में छिप गई। लीडर ने पाब्लो की कुशलता के बारे में पूछा और कहा कि घाटियों में अशांति फैली हुई है। बर्फीले ऑर्कों के शिविर में मची अराजकता देखकर वह और भी हैरान रह गया। वह घबराकर पाब्लो से पूछता है कि क्या हो रहा है, जिस पर पाब्लो बस शिविर की ओर इशारा करता है। जब लीडर की नज़र उस भगदड़ में जुड़वा बच्चों पर पड़ी, तो उसकी आंखें फैल गईं और उसने पूछा कि क्या वही बच्चे इसके लिए जिम्मेदार हैं? लुइस ने अपनी शक्ति को अपनी हथेली में केंद्रित किया और अपने विस्फोट कौशल का इस्तेमाल करके सामने खड़े ऑर्क पर हमला किया। इसी बीच केनी ने केन के पैरों को पकड़ा और उसे घुमाना शुरू किया, जबकि केनी ऑर्कों से चिल्लाता रहा कि वे उसके लाइटनिंग व्हर्लविंड का सामना करें, और केनी उसे घुमाती रही, तो केन ने अपनी तलवार से ऑर्कों को मार गिराया। ये देखकर वो आदमी डर से भर गया और पूछने लगा कि क्या ये वही बच्चे हैं जिन्हें हमने बर्फीले मैदान से लाया था? उत्साहित होकर उस आदमी ने पाब्लो से पूछा कि क्या उसे बच्चों की क्षमताओं के बारे में पता है, और स्वीकार किया कि उसे पहली नजर में ही उनकी क्षमता का एहसास हो गया होगा। उसने कहा कि बावजूद अपनी कम उम्र के, इन बच्चों में असीम शक्ति है। पाब्लो को जवाब देने में असमंजस हो रहा था, तो फिन ने उसे फुसफुसाकर कहा कि वह आत्मविश्वास से सकारात्मक जवाब दे, जिससे वह आदमी प्रभावित हुआ और कहने लगा कि प्रतिभाशाली लोग एक दूसरे को पहचान लेते हैं। फिर फिन ने पाब्लो को सुझाव दिया कि वह दावा कर ले कि उन्होंने बर्फीले ऑर्कों के खिलाफ बच्चों की मदद ली है। आदमी प्रभावित होकर पूछने लगा कि ये कौन से असाधारण प्राणी हैं जो इतने भयंकर मॉन्स्टर्स से लड़ रहे हैं। जब फिन ने आदमी को उन्हें मॉन्स्टर कहने पर नाराजगी जताई, तो पाब्लो ने भी उसका साथ दिया, लेकिन फिन के शब्दों को दोहराने की गलती कर दी, जिससे भ्रम पैदा हो गया। पाब्लो को उसकी गलती के लिए फटकार सुननी पड़ी और माफी मांगनी पड़ी। फिर उसने स्पष्टीकरण करने की कोशिश की। पाब्लो ने कहा कि चूंकि जुड़वा बच्चों को कम करके नहीं आंका जा सकता, इसीलिए उनके साथ उचित व्यवहार किया जाए। यह सुनकर आदमी सोचने लगा, और जैसे ही उसने पीछे शिविर की ओर देखा, उसी समय उसने ऑर्क बॉस को क्रोधित देखा, जो अपना कांटेदार क्लब लहरा रहा था। ऑर्क बॉस ने लुइस पर हमला किया और एक शक्तिशाली हवा उत्पन्न की, जो जमीन को फाड़कर निकल गई। अपनी हैरानी में बॉस को देखना पड़ा कि लुइस ने एक हाथ से आसानी से उस क्लब को रोक दिया और पूछा कि क्या उसका हमला समाप्त हो गया और अब उसकी बारी है। अपना पूरा बल मुट्ठी में इकट्ठा करके लुइस ने ऑर्क बॉस के पेट पर एक जोरदार हमला किया, जो उसे एक बड़े पत्थर पर पटक दिया, जिससे वह नीचे आकर मर गया। लुइस को चुनौती न मिलने पर निराशा हुई, जबकि आदमी पाब्लो की प्रतिक्रिया देखने के लिए उसकी तरफ मुड़ा, लेकिन पाब्लो आश्चर्य से स्तब्ध खड़ा था। कुछ देर बाद सफेद बर्फ पर खून फैल गया, और जब जुड़वा बच्चों ने आखिरी बर्फ के ऑर्क को मार डाला, तो वे थक कर बैठ गए। उसने जुड़वा बच्चों को खाना फेंका और उनके अच्छे काम की प्रशंसा की। फिर बताया कि वह कहीं जा रहा है, इसलिए उन्हें वहीं आराम करना होगा, जिस पर दोनों सहमत हुए। फिर उसने पाब्लो की तरफ देखा और परेशान हो गया,
क्योंकि पाब्लो को तो वापस लौटने की जल्दी होनी चाहिए थी, लेकिन वह बस खड़ा था। उसने पाब्लो को बुलाया, जिससे पाब्लो चौंका और लगभग लड़खड़ाया। पाब्लो ने आदमी से कहा कि वह वहीं रुके, जबकि वह लुइस को देखकर आता है। आदमी लड़खड़ाते हुए बस यही पूछ पाया कि क्या उसे भी उसके साथ जाना चाहिए। पाब्लो ने आदमी से पूछा कि क्या वह वाकई ऐसा चाहता है, जिस पर आदमी ने मना कर दिया और पाब्लो से अकेले जाने को कहा। फिर पाब्लो उसके पीछे आया और लड़खड़ाते हुए बस यही पूछा कि क्यों उसे बुलाया गया है। लेकिन उसने बस पाब्लो से पूछा कि वह कहाँ है, जिससे पाब्लो भ्रमित हो गया। पाब्लो ने पूछा कि वह क्या कहना चाहता है, जिससे वह गुस्से से पूछने लगा कि उसका ग्रो फ्रूट कहाँ है। फिर वे बर्फीले ओरकों के शिविर के बीच एक छोटे से गड्ढे पर रुक गए। उसने पाब्लो से पूछा कि क्या यही वह जगह है, जिस पर पाब्लो ने हाँ कहा। पाब्लो ने उसे बताया कि अगर वह उस प्रवेश से होकर थोड़ा और अंदर गुफा में जाए तो। लेकिन पाब्लो की बात अधूरी रह गई, क्योंकि उसने कुछ देख लिया और खुद गड्ढे में प्रवेश करने की कोशिश करने लगा। उसने कहा कि यह अजीब है, क्योंकि पहले यहाँ आना बहुत आसान होता था। उसने पाब्लो से कहा कि वह वहीं रुकेगा और पूछा कि क्या आगे सीधा है, जिस पर पाब्लो ने हाँ कहा। फिर वह गड्ढे से होकर गुफा के अंदर चला गया और एक और गड्ढा देखा जिससे रोशनी आ रही थी। उसे लगा कि शायद वह जगह वही है, इसलिए वह उसकी ओर बढ़ा और अंदर कुछ देखकर दंग रह गया। उसे देखकर वो उत्साहित हुआ कि उसे वह पेड़ मिल गया जिसमें ग्रो फल लटक रहे थे। वह उत्साहित होकर उनकी ओर दौड़ा और चिल्लाया कि यह ही उसकी भविष्य में लंबाई बढ़ाने वाला है। लेकिन अचानक वह शोक हो गया जब उसने देखा कि ये फल किताब में दिखाए गए आकार से आधे से भी छोटे हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि ये इतने छोटे क्यों हैं। उसने अनुमान लगाया कि शायद इनकी वृद्धि अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन उसे दुख हुआ जब पता चला कि इनके पूरी तरह से पकने में कम से कम 200 साल लगेंगे, और अगर फल अपरिपक्व है तो इसका असर भी कम होगा। उसे नहीं समझ आया कि उसे इससे क्या करना चाहिए। फिर वह गुफा से बाहर आया तो पाब्लो ने उससे पूछा कि वह इतनी जल्दी क्यों वापस आ गया और क्या उसे वह चीज मिल गई जिसकी तलाश में वह था। उसने जवाब दिया कि पेड़ वहां था जैसा कि उसने कहा था, लेकिन फल अभी पूरी तरह से पका नहीं था। पाब्लो ने पूछा कि वह अब क्या करेगा, लेकिन उसने बस पाब्लो से पूछा कि वह क्या कर सकता है और बताया कि उसे पेड़ के फलों का पूरी तरह से पकने का इंतजार करना होगा। जब पाब्लो ने कहा कि अगर वह उसे वहीं छोड़ देगा तो शायद कोई उसे चुरा लेगा, तो वह चलते चलते रुक गया। फिर वह गुस्से से पीछे मुड़ा, जिससे पाब्लो डर गया। उसने पाब्लो से कहा कि जो चाहे चुराने की कोशिश करे। थोड़ी देर बाद गुफा को उसकी शक्ति से शील्ड कर दिया गया और एक नोट लगा दिया गया जिसमें चेतावनी दी गई थी कि प्रवेश की अनुमति नहीं है और लुइस की चीजों को छूने की कोशिश कोई भी करेगा तो उसके आगे की 9 पीढ़ियां अनल की रहेगी। हालांकि नोट में यह भी लिखा था कि अगर किसी को परिणामों से डर नहीं लगता तो वह आगे बढ़कर उसे छू सकता है। उसने पाब्लो से पूछा कि क्या यह सही है कि उसके कुछ साथी हैं, और सुझाव दिया कि उन्हें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जब पाब्लो ने पूछा कि उसके साथियों की क्या ज़रूरत है तो वह गुस्सा हो गया और पूछने लगा कि क्या पाब्लो उसके अधिकार को चुनौती दे रहा है। पाब्लो ने असहज होकर हंसी छोड़ दी और कहा कि वह जैसा चाहे उनका इस्तेमाल कर सकता है और जो करना चाहे कर सकता है। साफ तौर पर डरा हुआ वह गुफा की तरफ देखने लगा, क्योंकि उसने हर तरह के जाल-पाट लगाकर जंजाल खड़ा किया था। फिर भी वह आशंकित था और सोचने लगा कि उसे किसी को रखना होगा जो फल पूरी तरह से पक नहीं जाता तब तक उस पर नजर रखे। कुछ देर बाद पाब्लो के महल में वह अपने सामने बड़ी संख्या में लोगों पर नजर डाल रहा था। वे सभी लोग आलसी लग रहे थे, जिससे वह पाब्लो से बेचैन होकर पूछने लगा कि क्यों कोई ऐसा नहीं है जो इस काम के लायक हो। पाब्लो बस मुंह फेर लिया। उसने सोचा कि भविष्य में लंबा होने की उम्मीद के लिए इतना समय लगाना मुनासिब है। उसने पाब्लो से कहा कि उन्हें अल्पकालिक उपाय करने चाहिए। एक मोटा आदमी अपने दोस्त से पूछने लगा कि क्या हो रहा है और सभी को क्यों बुलाया गया है। उसके दोस्त ने कहा कि उसे नहीं पता और शायद कोई लड़ाई होने वाली है। डाकुओं के गिरोह का कप्तान पूछने लगा कि वह मॉन्स्टर वहां क्या कर रहा है और उसके मंसूबे क्या हैं। फिर लुइस ब्लड एक्स डाकुओं के सदस्यों को आवाज लगाई और घोषणा कर दी कि उसी समय से ब्लड एक्स डाकुओं का गिरोह बंद हो गया, जिससे सभी सकते में आ गए। आदमियों ने गुस्से से उसका अधिकार पूछा और जानना चाहा कि किसने उसे यह अधिकार दिया है। फिर वह पाब्लो की तरफ मुड़ा और उससे पूछने लगा कि उसकी क्या राय है, लेकिन पाब्लो ने बस मुंह फेर लिया। उसने जुड़वा बच्चों को आवाज लगाई जो लकड़ी लिए खड़े थे और वे आगे बढ़े। उसने बच्चों से कहा कि वे शुरू करें, जिस पर वे उत्साहित हुए और आदमियों की तरफ बढ़े तो डाकू पीछे हटने लगे और बच्चों से आगे न आने के लिए गिड़गिड़ाने लगे। अचानक बच्चों ने तेजी से आगे बढ़कर आदमियों के सिर और गर्दन पर प्रहार किए, जिसकी उसने पीछे से प्रशंसा की और उन्हें आदमियों के सिर और गर्दन पर निशाना बनाने को कहा। पीछे से पाब्लो चुपचाप रो रहा था और अपने आदमियों से माफी मांग रहा था। कुछ ही देर में जब आदमी दर्द से कराह रहे थे तो उसने जुड़वा बच्चों की शानदार कामगिरी की प्रशंसा की।
फिर उसने आदमियों से कहा कि यही उनकी वास्तविकता है और वे 2 बच्चों का सामना नहीं कर सकते। उसने उनसे कहा कि चिंता न करें, क्योंकि वह वादा करता है कि वह उन सभी को पूरी तरह से नया आकार देगा।